हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। मीडिया स्टार वर्ल्ड ये प्रोग्राम खास तौर पर इसलिए लाता है कि दुनिया भर की खबरें आपको मुसलसल हम पूरे हफ्ते बताते हैं, लेकिन जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उनकी तमाम मुल्कों की खबरें एक साथ एक प्रोग्राम में हफ्ते में एक बार सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ आ जाती हैं और वो पूरे हफ्ते नजर रखते हैं इस पूरे इलाके के तमाम मुल्कों पर। आज हम जो बात करेंगे एक बार फिर अफगानिस्तान और अमेरिका के कुछ मामलात हैं, बहुत ही दिलचस्प हैं, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी कुछ ऐसी खबरें हैं जिस पर बात की जा सकती है। उधर इमरान खान का जो केस है उसमें कुछ नया मोड़ आया है। एक नई स्पेशल अदालत बनी है जो मई 2023 के मुकदमे को सुन रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उधर बांग्लादेश और भारत के बारे में कुछ ऐसी खबरें हैं जिस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और श्रीलंका, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे वहां, श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड उन्हें मिला है। मोदी जी जहां जाते हैं उन्हें अवार्ड मिलता है। शायद कहीं कोई ऐसी कोशिश हो सकती है कि नोबेल इनाम की भी कोई कोशिश हो रही हो, लेकिन बहरहाल ये बहुत अहम खबरें हैं आज की जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता 2021 में तो बगराम एयरपोर्ट हम ना छोड़ते, यानी वो जहां चाहते हैं दुनिया में अपना कब्जा रखें और वो खुद फैसला लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हस्बे हाल हम लोग फिर से अफगानिस्तान के खबरों के ऊपर चलते हैं और ये खबर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और यूएस कांग्रेस के से निकल के आई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेटेस्ट रिमार्क में कहा है कि वो अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट होते जिस टाइम विड्रॉल 2021 में हो रहा था तो वो किसी हालत में भी जो है वो बगराम एयरपोर्ट को जो है एयरबेस को वो नहीं खोते। और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा अमेरिकन विड्रॉल है वो उन्हीं के पिछले टेन्योर में तय हो रहा था और पूरी जो उनकी जो बातचीत हो रही थी तालिबान से वो उसी टाइम हो रही थी, लेकिन जब विड्रॉल होने लगा तो वो उस टाइम प्रेसिडेंट नहीं थे। और उन्होंने कहा कि ये जो है बहुत डिस्ग्रेस, ये जो एग्जिट हुआ है यूएस का अफगानिस्तान से, उन्होंने कहा कि ये बहुत डिस्ग्रेसफुल एग्जिट है यूएस का किसी भी मुल्क से, और वो ये कभी होने नहीं देते थे। ये हिस्ट्री ऑफ यूएस में, यूएस के हिस्ट्री में ये पहला वाकया है कि अमेरिका ने जो है अपनी हार को कबूल कर लिया है और वहां से वो एग्जिट कर दिया है। अब उनका जो फिर से दावा है, वो पहले वो इलेक्शनरिंग कर रहे थे और जब वो बोल रहे थे तो उसमें भी उन्होंने कई बार अपने इलेक्शन तकरीब में जो है कहा जहाँ कि वो ये कह रहे थे कि बगराम एयरबेस को तो हम कभी खोने नहीं देते, वो बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए है, वो एक लार्जेस्ट मिलिट्री बेस था अमेरिका का पूरी दुनिया में। और उनका ये कहना था कि उसका सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है कि मतलब अफगानिस्तान के हवाले से तो है ही है और जो सारी चीजें हैं, लेकिन मेन सिग्निफिकेंस ये है कि जहां चाइना न्यूक्लियर वेपन बनाता है उससे बगराम एयरपोर्ट जो है वो सिर्फ 1 घंटे के रास्ते पे है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि आज के डेट में जो है वो बगराम एयरपोर्ट जो है वो चाइना के कब्जे में है और चाइना उसको मतलब रन कर रहा है। तो ये जो 2 वजह हैं, इस वजह से उन्होंने फिर से बगराम एयरबेस का जिक्र किया है। इसके अगेंस्ट में जो एमिरेट्स तालिबान के जो नुमाइंदे हैं या तालिबान के जो ओहदेदार हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो तालिबान के कब्जे में है और तालिबान उसको मतलब रन कर रहा है, और ये जो है डोनाल्ड ट्रंप का इमेजिनेशन है कि इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि बगराम एयरबेस मैंने खुद देखा है, काबुल के नॉर्थ में है, जो उनका सिविलियन एयरपोर्ट है उससे और आगे नॉर्थ की तरफ। और ये एक ऐसा एयरबेस है जो अमेरिका ने अपने कब्जे में जब रखा था तब वहां उन्होंने जेल भी बनाई थी। अब कुछ अफगानिस्तान के लोगों को गिरफ्तार करके वहां रखा जाता था ग्वांतानामो बे भेजने से पहले।
इसके अलावा मैं 1996 में गया था, एक डेलीगेशन भारत का जर्नलिस्ट का था, उसमें ऐसी हालत थी कि कभी भी तालिबान के लोग इस एयरबेस पर स्ट्राइक करते थे मिसाइल से, और बहुत ही दिलचस्प लैंडिंग थी, दिलचस्प यानी खतरनाक भी थी। वहां लोहे की बड़ी बड़ी शीट्स बहुत मोटी तैयार रखी जाती थी कि जैसे तालिबान कोई हमला करेंगे उस शीट को एक को हटा करके दूसरी रख दी जाएगी और हवाई जहाज वहां पर टेक ऑफ और लैंडिंग होती रहेगी। बहुत ही ना चार दीवारी थी और ना सामान उठाने का इंतजाम, ट्रैक्टर की ट्रॉली पे भरा और ले जाकर के एक तरफ खड़ा कर दिया, वहां से अपना अपना जो सूटकेस उठाओ चले जाओ। तो इस किस्म का ये था। और अगस्त 2021 में जब ये भागे हैं अमेरिकन, रात में आधी रात को गए और एयरबेस की तमाम लाइटें बंद करके आखिरी फ्लाइट उड़ी थी। वो आप लोगों को वो खबरें याद होंगी। जी आप आगे आगे बताइए कि अब यूएस एड को भी बंद करने की बात हो रही है जो अफगानिस्तान को जाती थी, वो क्या खबर है, उसके बारे में भी बताइए। जी, वो खबर तो ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया है कि जो भी रिमेनिंग एड अफगानिस्तान को जाता आ रहा था, जो कि डोनर मुल्क और ये लोग वहाँ के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को डील करने के लिए यूएस बहुत बड़ा एड अफगानिस्तान को देता था, और भी मुल्क जो है वो भी उसके साथ साथ जो है वो दे रहे थे। वो फूड एड प्रोग्राम था यूएस का, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि ये बंद हो जाएगा, हमने बंद कर दिया। उसके साथ उन्होंने यमन के लिए भी उसको साथ में लगाया है। लेकिन अब इसकी चर्चा जो है वो यूनाइटेड नेशन में हो रही है, और वहाँ के जो है मतलब जो यूनाइटेड नेशन के जो स्पोक्स पर्सन है वो सेक्रेटरी जनरल के, उनका नाम है स्टेफनी डुजारिक। इन्होंने कहा है कि ये जो अनाउंसमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, ये 15 लाख लोगों के लिए डेथ सेंटेंस है। डेथ सेंटेंस का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर ये एड कट हो जाएगा तो 15 मिलियन, नॉट लाख, 15 मिलियन, 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो, उनको जो है मतलब लिख दिया है कि आप लोग खुदा के पास चले जाइए। अब आप, हाँ, भूखे मर जाइए, हम अपनी मदद बंद कर। और इसकी एक मीटिंग अप्रैल 9 को जो कि कल थी, वो जो है वो इस्तांबुल टर्की में हो रही है। इसी के हवाले से यूनाइटेड नेशन ये मतलब एक मीटिंग करा रहा है कि अब कैसे हम मतलब डील करें इस सिचुएशन को। तो वो टर्की में कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें ये डिस्कशन होगा कि जो डोनर कंट्रीज हैं वो क्या मतलब अपनी कमिटमेंट रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और यूएनए में भी जो है उसमें रहेगी, और ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उसमें लेके आएंगे। वो टर्की में जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो अब उनका ये कहना है कि 22.9 मिलियन मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, दे नीड असिस्टेंस फॉर देयर डेली सर्वाइवल। इसका कैसे मतलब भरपाई होगी यूएस एड के कट करने के लिए। और उन्होंने कहा कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो दुनिया में है अफगानिस्तान अभी। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में यूएस एड बंद करने के साथ साथ कुछ और बहुत ही दिलचस्प बातें कही गई हैं, और कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने कुछ और बहुत ही रिवीलिंग बातें की हैं। ये यूएस एड बताया गया है कि ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि सीआईए के कहने पर चलता था, और उसमें कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट किया जाता था एड के नाम पर, क्योंकि वो पर्दे डाल करके भी बहुत से काम होते हैं ना। और अब जो ये एक्ट आया है उसका नाम भी बहुत ही दिलचस्प रखा है ट्रंप ने, नो टैक्स डॉलर्स टू टेरर एक्ट। ये यानी बता ये रहे हैं कि हम टेररिस्ट की मदद नहीं कर सकते, ये अब से पहले हम कर रहे थे। ये देखिए आने वाला वक्त बताएगा कि यूएनओ कितनी सच बोल रहा है, अमेरिका कितना सच बोल रहा है, और ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब से पहले आपने हमें खबर बताई थी कि जब ट्रंप सरकार आ ही रही थी तो ये बताया गया था कि 40 मिलियन डॉलर हवाई जहाज में भर करके आते हैं अफगानिस्तान हर हफ्ते। तो क्या क्या होती हैं सरकारें, ऊपर से क्या कहती हैं, अंदर से क्या कहती हैं, हम कोशिश करते रहते हैं पत्रकार के तौर पर कि कुछ गहराई से आपको बताएं।
अच्छा, अब चले पाकिस्तान अफगानिस्तान के कुछ चीजों पर। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि उसने कहा है कि हम अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात में रुकावट टेररिज्म है। यहां भी टेररिज्म की बात हो रही है, जिसके बारे में हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तानी सरकार जो है वो पेंटागन के और वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री के काफी इन्फ्लुएंस में रहती है। क्या कुछ है? नहीं, ये खबर जो है ये एक्सटेंशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मतलब कड़वे रिश्ते हैं उसके लिए। पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका ये मानना है कि अफगानिस्तान से टेररिज्म हमारे यहाँ हो रहा है, और जो भी टेररिज्म अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है वो इसीलिए नहीं हो पाया है कि ये टेररिस्ट संगठन जो है वो अफगानिस्तान के संरक्षण में है, और वो लोग अफगानिस्तान से आते हैं और हमारे मुल्क में जो है, तो उसके लिए उन्होंने डिपोटेशन और जितने अफगान लोग हैं उनको यहाँ से हटाने का उन्होंने ऐलान कर दिया, और वो लोग जा भी रहे। जो अफगानिस्तान के बढ़ते हुए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ऐड कर रहे हैं। यहाँ तो वो खा पी रहे थे, अब वहां जाएंगे तो कहाँ क्या करेंगे, वो तो खैर वो भी है। अब इसमें यह है कि अफगानिस्तान जो है वो एक अपना रुख बनाया हुआ है कि हम कोई टेररिज्म नहीं करते हैं, हमारे सॉइल से कोई टेररिज्म नहीं होता है। तो ये रशाकशी जो है, यही जो है वो तोरखाम बॉर्डर को भी बंद किया था उसने, और गोलीबारी भी हुई थी, और पाकिस्तान ने जो है बॉर्डर पे पख्तूनख्वा के वो कार्रवाई भी की थी। तो ये सब चीजें जो है वो चल रही हैं। अब इसका जो मापदंड है वो ये आप देख लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते। हिंदुस्तान कहता है कि पाकिस्तान से टेररिज्म हो रहा है, पाकिस्तान कहता है कि मैंने हमारे तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। तो यही तो लॉकडाउन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया कहती है कि हम बात तभी करेंगे, बल्कि पाकिस्तान इल्जाम लगाता है भारत पर, बलूचिस्तान के सिलसिले में वो इल्जाम लगाता है कि शायद अफगानिस्तान में। तो ये देखिए, मुल्कों के बीच में इल्जामात और एक दूसरे मुल्कों के मुदाखलत, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज, कि उस पर ज्यादा तफसील से बात भी नहीं कर सकते, और इंफॉर्मेशन चूंकि कंफर्म नहीं होती तो इसलिए हम उसे यकीन से नहीं कह सकते। जी, आप अपनी बात आगे जारी रखें। नहीं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर अभी मैं देना चाह रहा था आपको, वो तालिबान और अफगानिस्तान के हवाले से, कि अभी ईद के बाद जो है उन्होंने एक ड्रेस कोड लगा दिया है बॉयज के स्कूल में। जो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल वहां है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने यूनिफॉर्म पहना दिया है लड़कों को। पहले जो चाहते थे वो पहन के पहुंच जाते थे वहां पे, अब उन्हें जो है वो बाकायदा व्हाइट रंग की सलवार कमीज जो पठान की ड्रेस होती है, और ऊपर काली पगड़ी होनी चाहिए। और अगर आप काली पगड़ी आपको नहीं बांधने आती है या आपके पास नहीं है तो आप एक काली टोपी लगा लें, ये लगा के आप स्कूल में पहुंच जाए। और अगर आप नहीं आएंगे इस यूनिफॉर्म में तो 3 दिन का आपका अटेंडेंस बंद हो जाएगा। तो ये एक उन्होंने एक कदम उठाया है। इसमें 10 क्लास के बच्चे जो से नीचे हैं जो, उनके लिए ब्लू ड्रेस कोड है, और 10 से ऊपर जो है, मतलब क्लास 10 से ऊपर है, उनके लिए व्हाइट मतलब यूनिफॉर्म है। तो अब उनका ये कहना है कि इससे मतलब लड़कों के अंदर जो है थोड़ी मतलब वो होती है, चुस्ती होती है, यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और ऐसे इधर उधर के ड्रेस जो है वो नहीं कर सकते हैं मतलब उसमें। तो ये सिर्फ अपने स्कूल को वो थोड़ा टाइट करने के लिए उन्होंने ये इक़दाम उठाए हैं। जी, और ये ड्रेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी जब वो तस्वीरें दुनिया भर में जाएंगी कि अफगानिस्तान के स्कूल के बच्चे जो हैं वो सफेद शलवार कमीज, हमने अब से पहले तो पाकिस्तानी शलवार कमीज देखी थी, अफगानिस्तान की जरा और चौड़ी चौड़ी शलवारें होती हैं। मैंने खुद पाकिस्तान वाली शलवार कमीज जब विजिट पे गया था तो मैंने पहनी पहली बार, बड़ा अजीब लगता। तो खैर, ये एक नए किस्म की तस्वीरें आएंगी अफगानिस्तान के स्कूलों से, जहां लड़कियों की तालीम का मामला अब भी कहीं ना कहीं अटका हुआ है, और वो दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उस सवाल पर अभी भी अफगानिस्तान पर दबाव बनाए रखे हुए है। अब चलते हैं पाकिस्तान की खबरों की तरफ। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से और उनकी जो पार्टी है, संगठन है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, अब उनके ऊपर तो मालूम नहीं एंडलेस मुकदमे हैं, और वो हर एक मुकदमा खुल रहा है, उसमें बेल हो रहा है, जेल हो रहा है, यही कहानी चल रही है। वो बंद है अडियाला जेल में, कैदी नंबर 804। अब उसी हवाले से नई खबर यह है कि 12 अप्रैल को पाकिस्तान के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर किया है कि इमरान खान को उन्होंने तलब किया है
अपने स्पेशल कोर्ट में। ये कोर्ट जो है वो एक्चुअली 9 मई 2023 में जो पाकिस्तान में दंगे हुए थे जनरल हेडक्वार्टर्स इन रावलपिंडी, जिसमें इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद पूरी जनता भड़क गई थी और वो जगह तोड़फोड़ किया था उसने मई 9 2023 को, और उसमें वो अरेस्ट हो गए थे इमरान खान उसके बाद। तो उसके लिए जो है इन्होंने एक स्पेशल कोर्ट बनाया है, इसका नाम है एंटी टेररिज्म कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है नया एंटी टेररिज्म कोर्ट, और इसी को उसके अमजद अली शाह जो है उसके जज है जो बनाया है, और इसमें 119 अक्यूज्ड हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, महमूद कुरैशी और खैबर पख्तूनख्वा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, अब वो बड़े ओहदेदार हैं अभी पीटीआई के, अली अमीर गड्डापुर। अभी वो नंबर 2 मैन है पाकिस्तान में इमरान खान के बाद पीटीआई में, और वही सारा कारोबार वो चला रहे हैं। तो इनकी हियरिंग जो है हफ्ते में 2 बार होगी, और उन्होंने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कि 4 महीने के अंदर अंदर इसको जो है आप इस केस को फिनिश कीजिए, जो भी जजमेंट देना है वो दे दीजिए। और उसमें ये कहा गया है कि किसी भी सूरत से ये केस डिले नहीं हो सकता है, कोई डिलेइंग टैक्टिक्स जो है चाहे वो कोर्ट की तरफ से या चाहे लिटिगेंट की तरफ से वो नहीं होगा। और अभी तक इस मैटर में 25 विटनेसेस जो है उन्होंने अपने स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किए हैं, और ये अब नया केस जो है वो इमरान खान के ऊपर खुलेगा। अभी पिछले केस में जो है वो करप्शन का केस था, जिसमें उन्हें 14 साल की सजा हो गई थी। अब ये टेररिज्म का केस है, अब ये देखिए ये कहाँ जाके खत्म हो। और जब कोई सरकार स्पेशल कोर्ट बनाती है तो वो फास्ट ट्रैक भी मकसद होता है, और जज भी खास किस्म का ही बिठाया जाता है ताकि वो उनकी मर्जी के शायद कुछ फैसले दे सके। अब इससे यह भी लग रहा है कि चूंकि वहां आर्मी का रोल बहुत अहम होता है सरकार चलाने में, तो अब शायद वहां की फौज ने मन बना लिया है कि इमरान खान को कोई और सजा दी जाए। आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब तक आमतौर पर इस तरह का मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसा होता रहा है। अब उसके बाद चलते हैं, ये उसमें भी पाकिस्तान और भारत बहुत ही अहम चीज है। 26/11 मुंबई 2008 का जो एक एक्यूज भारत लाया गया अमेरिका से, तहव्वुर हुसैन राना, उस सिलसिले में भी बात हो जाए, ताकि बहुत अहम खबर है। आज भारत के अखबारों में, हर अखबार में फ्रंट पेज स्टोरी है। आप क्या बताएंगे इस सिलसिले में? नहीं, इस खबर का जो दूसरा पहलू है वो ये कि पाकिस्तान पे अभी हम लोग बने हुए हैं, तो पाकिस्तान ने तहव्वुर हुसैन राना से अपने आप को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। उनके फॉरेन ऑफिस से ये बात आई है, क्योंकि वो 12 साल पहले जो है उसने अपनी नागरिकता छोड़ दी थी पाकिस्तान की, और वो अमेरिकन सिटीजन हो गया था। तो अब ये जो है इसको यूएस में 2009 से बंद किया हुआ था। 2008 में ये किस्सा हुआ है 26/11 का, तो उसके बाद से 2009 से जो है वो यूएस में बंद है। इसके साथ एक और बंदा है, उसका नाम है डेविड कोलमैन हेडली। वो अपना नाम बदला हुआ है, उसका कुछ और नेम है जिससे वो काम करता था। ये जो है शिकागो में जो है ये एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था, और इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है वो था डेविड कोल हेडली, जो कि उस ट्रैवल एजेंसी को यूज करता था और इधर उधर अपने टेररिज्म एक्टिविटी जो है वो करता था। और डेविड कोलमैन हेडली जो है वो कैनेडियन सिटीजन है, इसलिए उसका अमेरिका उसको एक्स्ट्राडिशन नहीं कर सकती है। अब इस हवाले से ये है कि ये राना, इनका कहना ये कि जो तहव्वुर राना है और डेविड कोलमैन हेडली जो है, ये दोनों मिल करके मतलब इंडिया के खिलाफ और दुनिया के और भी जगहों पे ये जो है टेररिज्म कर रही थी। और जो 10 आतंकवादी आए थे, जिसमें एक अमजद कसाब भी था, वो जिसको फांसी हो गई, वो 10 लोग में से जो है वो सब लश्कर तोयबा के मतलब वो थे। बाकी सबको तो मार गिराया था वहां पे बॉम्बे जो अटैक हुआ था उसमें। और अब जो है तहव्वुर राना जो है वो इंडिया आ चुके हैं। मेरे ख्याल में कल उनकी पेशी पटियाला कोर्ट में जो है वो हो चुकी है, पटियाला हाउस कोर्ट में, और उनको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया है। अब इनकी जो है वो ट्रायल होगी यहाँ दिल्ली में,
और फिर आगे जो होगा वो होगा। वैसे ताबुर राना ने अपील किया था अमेरिका को कि हमें जो है आप एक्स्ट्राडाइट नहीं कीजिए, इसलिए कि अगर मैं इंडिया जाता हूं तो मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, जैसे अजमल कसाब को हुई है। और अब बहरहाल वो तो अपनी जगह मुंबई वाला जो मामला है, लेकिन बीजेपी आरएसएस वाले, इसको मैं समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए एक बड़े केस के तौर पर रोजाना पब्लिसिटी होगी, और किस तरह से इसको लेकर के जाएंगे ये देखना होगा। एक चीज और मैं बता दूं, जो मैं देख रहा था अखबार में, बहुत सी जगहों से आ रहा है नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, लेकिन उसमें कांग्रेस का भी रिएक्शन है। पी चिदम्बरम उस वक्त होम मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कहा कि 2009 में हमने बहुत सी ऐसी कार्रवाई की थी जिसके नतीजे में ये अब एक्स्ट्राडाइट हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमने अपने वो कार्रवाई की थी अपनी सरकार के दौरान। तो ये ऐसे मौकों पर क्रेडिट लेना, क्रेडिट देना, और पार्टी के लिए बहरहाल एक अच्छा इशू है। इस पर काफी मजे लिए जाएंगे, पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप चलते हैं उधर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में भी कुछ ताल्लुकात अब बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी वहां पर बांग्लादेशी खबरों पे आ रहे हैं। कुछ बांग्लादेश से बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। पहली खबर अगर आप देख लीजिए वो है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है अमीना बलोच, वो ढाका की विजिट पे हैं। हाई लेवल, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश पॉलिटिकल कंसल्टेटिव मीटिंग इन ढाका अप्रैल 17 की है। तो वो 17 अप्रैल को इस्लामाबाद से ढाका आ रही हैं, और ये मीटिंग जो है वो 13 साल के बाद हो रही है बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और ये मीटिंग जो है लास्ट हुई थी 2012 में। अब इसमें फॉरेन सेक्रेटरी वो डिस्कस करेंगी बहुत सारे मैटर पे। अपकमिंग बांग्लादेश का एक जॉइंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीटिंग भी होने वाला है, मतलब फर्दर टू दिस मीटिंग। इसमें जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात होगी, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पे बात होगी, कोऑपरेशन इन टेक्सटाइल सेक्टर पे बात होगी, और दूसरे इश्यूज हैं जो कि मतलब अपने आपस के ताल्लुकात जो हैं एक दूसरे मुल्क से बेहतर करने की बात होगी। तो ये बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, इसको एक इंस्टीट्यूशनल मतलब फ्रेमवर्क में बांधने की बात होगी। तो इन सब चीजों के लिए ये बड़ी खबर है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते रिश्ते के हवाले से। यही खबर। अच्छा, उधर एलन मस्क वाले मामलात भी कुछ आगे बढ़ते जा रहे हैं बांग्लादेश में। एलन मस्क एक अजीब, एक ऐसा फिनोमेना हो गया साहब डोनाल्ड ट्रंप के नजदीकी शख्स के तौर पर, कि अब उसको बाकायदा हर जगह कारोबार मिलेगा। जैसे हमारे मोदी जी के रास्ते अडानी जी को कारोबार हर जगह मिल जाता है, यहाँ क्या हो रहा है, क्या कुछ है? क्योंकि हमारे यहाँ भी जो भारत में भी जो दो बड़ी कंपनियां हैं, उनसे भी एलन मस्क वाले स्टार लिंक का कुछ एग्रीमेंट हुआ पिछले दिनों में। सवाल बड़ा कोई ये नहीं है, इसमें यह है कि बांग्लादेश ने 28 मार्च को पिछले महीने ये स्वीकृति दे दी है कि स्टार लिंक सर्विस जो है उनके यहाँ आ जाएगी। और एलन मस्क भी जो है अपने जो उनका बड़ा ग्लोबल जो मैप है कि किस किस कंट्री में जो है हमारा स्टार लिंक चल रहा है, तो लास्ट जो था वो तो भूटान था, अब ये बांग्लादेश भी आ गया है। और उन्होंने कहा कि ये तो स्टार लिंक जो है अब वो ढाका में आ गया है। मंडे के दिन जो है ये अनाउंसमेंट हो गया था, इसी मंडे जो मंडे गुज़श्ता गया है। तो ये खबर यही है। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वो टैरिफ का जो अनाउंस किया था उसको अब 90 डेज का मोरेटोरियम लगा दिया उसके ऊपर। और मस्क जो है और यूनुस जो है वो जनवरी में बात किए थे, 90 मिनट की बात हुई थी मस्क की और यूनुस की। उसमें स्टार लिंक के आने के लिए जो है वो बात हुई थी, वो फरवरी में हुई थी, सॉरी। और अब जो है वो ये है कि बांग्लादेश में इंटरनेट एक्सेस जो है वो मतलब स्टार लिंक के थ्रू हो जाएगा, ये खबर है। अब मैं आपको फिर पीछे ले जाना चाह रहा हूँ बांग्लादेश के हवाले से। जो हमने पहले बात की थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते रिश्ते, अब एक नई खबर आई है, वो ये है, इसका जो फॉल आउट है वो मैं बता रहा हूँ। इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते रिश्ते एक, बांग्लादेश और चाइना के बढ़ते रिश्ते दो, तीसरा जो हमारे मोहम्मद यूनुस साहब हैं उन्होंने चाइना में जाकर के ये कहा
कि नॉर्थ ईस्ट 7 नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उसका गार्डियन बांग्लादेश है और ओशियन का गार्डियन बांग्लादेश है। ये उन्होंने कहा था मतलब वहां पे, जिसपे इंडिया में बहुत जबरदस्त रिएक्शन हुआ और हर तरह के लोग जो इंडिया में हैं जिनको मतलब जयशंकर से लेकर के और हेमंता बिस्वास से लेकर के सब लोगों ने मतलब बहुत मतलब खंडन किया उनको। अब उसी का फॉल आउट शायद है वो ये है कि इंडिया ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया है। अब ट्रांसशिपमेंट को समझना ये चाहिए कि बांग्लादेश का ट्रेड जो नेपाल से होता है और म्यांमार से होता है वो इंडिया के थ्रू होता है। वो शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश से उनके गारमेंट के और शूज के और किस किस चीजों के वो शिप से इंडिया के पोर्ट पर आती हैं और यहाँ से ट्रकों में भर के वो म्यांमार और नेपाल जाती हैं, भूटान भी जाते। तो इन्होंने इंडिया ने ये संधि हुई थी हसीना वाजिद के साथ 2020 में, इसको इन्होंने बंद कर दिया है। अब इंडिया के जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं मिस्री, वो उन्होंने कहा कि इसका रीजन ये है कि ये हमारे पोर्ट्स को और हमारे एयरपोर्ट्स को बहुत कंजेस्ट कर रही है। तो हम ये इसको डीकंजेस्ट करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं कि अब बांग्लादेश को जो है पोर्ट्स और एयरपोर्ट की फैसिलिटी हम बंद कर रहे हैं, लेकिन जो लैंड फैसिलिटी है वो चालू रहेगी। तो इस पे जो हमारे लोग हैं, जो क्रिटिक्स हैं, पत्रकार हैं, जो कमेंटेटर हैं, उनका ये कहना है कि ये काम पहले भी हो सकता था, ये अभी क्यों हुआ जबकि यूनुस साहब ने वहां चाइना में जाके कहा कि हम तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के हम गार्जियन हैं और हम जो है ओशियन के गार्जियन है और ये सब है। तो उनका ये कहना है उसी रिएक्शन के लिए इंडिया ने हाथ मोड़ा है बांग्लादेश का। ये तो देखिए आमतौर पर मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं वो म्यूचुअल होते हैं और टिट फॉर टैट भी होते हैं। जब कभी ताल्लुकात खराब होने लगे और ताल्लुकात के खराब होने का नुकसान अवाम को भुगतना पड़ता है। जो तिजारत के अगर रुकती है, आना जाना रुकता है, तो उससे मुश्किलात पैदा होती हैं। अब हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो साथ साथ म्यांमार की बात कर ली जाए। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में जो बांग्लादेश की और बड़ी खबर है वो जयशंकर के हवाले से है। वो अभी उन्होंने वेंसडे को 2 दिन पहले जो है वो दिल्ली में मतलब उन्होंने 2 डे समिट था वो राइजिंग भारत, वो मतलब क्या कहते हैं प्रगति मैदान में वो एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश जो है अब वो मतलब अलगाववाद या इस्लामिस्ट या मतलब उस तरह के लोगों की तरफ जो है ज्यादा उनकी गवर्नमेंट यूनिट सरकार चली गई है, इसलिए इंडिया के रिश्ते जो हैं वो कड़वे हो रहे हैं बांग्लादेश के। लेकिन उन्होंने कहा कि हमेशा जो है इंडिया और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो पीपल टू पीपल हैं। ये इन्होंने नया मतलब पहले हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी की बात होती थी, अब इन्होंने कहा कि ये डिकेड्स ओल्ड रिश्ते हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के पीछे साथ हैं, वो पीपल ड्रिवन है। और जो एक बहुत खास बात उन्होंने कही है कि नो अदर कंट्री विशेस बांग्लादेश मोर देन इंडिया। मतलब इंडिया जो है अकेला कंट्री है या कोई और कंट्री नहीं है इंडिया के जो बांग्लादेश का वेल विशर है। हाँ, जो हमदर्दी, बांग्लादेश के हमदर्द के तौर पर भारत जो है वो सबसे आगे है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की और ये भी कह दिया कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हार्डलाइनर्स हैं उसकी तरफ ज्यादा झुकाव बढ़ रहा है इस वक्त की बांग्लादेश की सरकार का। जी अब चलते हैं रोहिंग्या वाले मामले पर, जो चूंकि बांग्लादेश जी ये बहुत बड़ी खबर है और इसके लिए जो है हम लोग कई मतलब एपिसोड भी लगा चुके हैं रोहिंग्यास की कि उनका क्या होगा, कैसे वो उनका फ्यूचर क्या है। तो अब ये जो है बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि 1,80,000 लोगों को रोहिंग्यास को म्यांमार ने उनके जो मिलिट्री जंटा के जो हेड हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया है और वो जो है उनकी सारे पेपर वगैरह सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब 1,80,000 लोग जो हैं जो 8 लाख के करीब 7.5 लाख के करीब जो कॉक्स बाजार में वहां बांग्लादेश में वो टेंट में रह रहे हैं, उसमें 1,80,000 लोग जो है वो अब जा रहे हैं वापस रेकिन स्टेट में, जो अरकान रीजन है उसका रेकिन स्टेट है जहां के वो रहने वाले थे, जहां से वो 2017 में भगाए गए थे। तो ये बड़ी खबर है और ये फैसला अभी 4 अप्रैल को बैंकॉक में जो बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी वहीं लिया गया ये। और वहां के जो
मतलब इधर के जो सेक्रेटरी थे और उधर के भी जो मतलब वो मिलिट्री जनता के जो थे, उन्होंने इसको कह दिया। और इसके साथ साथ 70,000 लोग और भी क्लियर हो गए हैं इसमें, जो कि नेक्स्ट बैच में जाएंगे, उनकी क्लियरेंस पेपर वगैरह जो है उनकी। और ये मीटिंग जो है, खलीकुर रहमान जो है वो रिप्रेजेंटेटिव थे बांग्लादेश के, और इधर जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के, और थेन शिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं म्यांमार के, थेन शिव। उनके दोनों के बीच में संधि हुई है और बिम्स्टेक में। और 80,000 रोहिंग्या जो है वो अब जो है ना, मुश्तबा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बात देखनी बहुत अहम होगी। एक जमाना था जब शुरू में बांग्लादेश में रोहिंग्या आए थे तो बांग्लादेश ने उन्हें काफी वेलकम किया था, अवामी सतह पर भी उन्हें बहुत सपोर्ट थी। लेकिन बाद में हमने देखा कि बांग्लादेशियों को शिकायत होने लगी कि हमारे यहाँ पहले ही जमीन कम और लोग ज्यादा हैं, तो और इनके टेंट्स में, इनके जो कॉक्स बाजार वाला वो इलाका है, उसमें कुछ क्राइम्स वगैरह का भी सिलसिला बढ़ा था, इससे लोगों में जरा बेचैनी बढ़ रही थी लोकल्स में। अब ये देखना बहुत अहम होगा कि वो रोहिंग्या जिनको निकाला गया था, जो वहां की फौज के जुल्म की वजह से वहां से फरार किया था, भागे थे, अब वो कितने विलिंग होंगे अपने मुल्क वापस जाने के। और क्या वो जो चाइना जो गैस एक्सप्लोर करने वाला था उस इलाके में, ये कहा जाता है कि गैस की वजह से उनको वहां से निकाला गया था, क्या अपने उन्हीं घरों तक जाएंगे या किसी नए इलाके में बसाना होगा, ये चीजें जरा अभी देखना बाकी होंगी। अब चलना चाहते हैं, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें दो बातें और समझाने की हैं, हम लोग मिस कर जाते हैं। एक तो ये है कि चाइना जो है वो रोहिंग्यास के साथ है और वो मतलब प्रेशर दे रहा है मिलिट्री जनता पे कि इनको आप वापस ले लीजिए। तो ये सारी चीजें जो है यूनाइटेड नेशन और बाकी जो दुनिया की कंट्री हैं वो तो है ही हैं जो प्रेशर दे रही हैं मिलिट्री जनता के ऊपर, और चाइना भी प्रेशर दे रहा है। तो ये 6 बैचेस में जो है वो जाएंगे वहां। ये 2018 से लेके 2020 तक उनके एक पूरी लिस्ट बन गई है कि कितने लोग हैं, क्या क्या है, उनका अता पता क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या फोटोग्राफ है, उनका पूरा एक आधार बन गया है वहाँ रिफ्यूजी कैंप में। डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया हुआ है, जिसका पहला बैच जो है वो जा रहा है। 1,80,000 लोग जा रहे हैं। अब जो बड़ी खबर यही है कि अब रोहिंग्या जो है फिर वापस अपने मुकाम पे जाएंगे और वो कॉक्स बाजार में जो उनकी हालत थी वो अब खत्म होने वाली है। तो यही बड़ी खबर है। अच्छा, वक्त हमारा खत्म हो गया तकरीबन। श्रीलंका अभी पिछले दिनों मोदी जी गए थे, उस खबर पर भी थोड़ा सा आप बताइए कि कितनी अहम थी ये विजिट, क्या कुछ हुआ इसमें? जी, हम लोगों ने पिछली मतलब बहुत ही मुख्तसर मतलब हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अभी जो बड़ी खबर है कि श्रीलंका ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड दिया है, जो कि हाईएस्ट अवार्ड जो है वो श्रीलंका का है, और वो मतलब किसी भी फॉरेन लीडर को दिया जाता है जो ये समझते हैं कि ये हमारे जो हैं वो मित्र हैं या हमारे दोस्त हैं और हमारे हैं। तो ये तो एक खबर थी। दूसरा जो है उनके 7 मतलब कॉपरेशन हुए हैं, 7 बिंदु पे या 7 MOU हुए हैं, जिसमें एक डिफेंस कॉपरेशन है, जिसमें एग्रीमेंट हुआ है कि कैसे डिफेंस सेक्टर में एक दूसरे से वो मतलब एक साथ कोऑपरेट करें, और उसमें ये भी हुआ है कि एक स्ट्रक्चर्ड मतलब मैनर में ये बातें होती रहेंगी डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से और श्रीलंका की। उसके बाद जो है उसी हवाले से फिर से श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमारी टेरिटरी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में यूज नहीं होगी, जो कि इंडिया का रीजनल कंसर्न है। उसके बाद जो दूसरी जो है उनकी पावर सेक्टर में उनका एक संधि हुआ है, जिसमें वो एक ग्रिड बना रहे हैं, जो कि इंडिया और जैसे नेपाल और इंडिया का जो ग्रिड है उसी तरह से अब श्रीलंका और इंडिया का एक पावर ग्रिड बनने वाला है, जो कि एक दूसरे से मतलब कनेक्ट होगा। उसके बाद वहां से जो है जो एक मेन जो चीज है वो ट्रिंकोमली जो है उनका मतलब वो है पोर्ट है, जिससे को इंडिया कंट्रोल करती है। उनका इंडिया के जो है इंडियन ऑयल का जो है वहाँ एस्टेब्लिशमेंट है, उससे वो UAE को कनेक्ट करना चाहती है ट्रेड के लिए। तो वो भी संधि हो गई है उसके लिए। और फिर श्रीलंका का डिजिटाइजेशन करने के लिए इंडिया ने पेशकश किया है कि पूरे श्रीलंका को हम डिजिटाइज कर देंगे। हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने इंडिया ने जो है ऑफर दिया है, और डेवलपमेंट ऑफ जो तमिल प्रोविंसेस हैं, तमिल जो एरियाज हैं, उसको डेवलप करने के लिए इंडिया जो है मतलब ने ऑफर दिया है।
और जो इंटरेस्ट है, मतलब जो टैरिफ है, ट्रेड जो अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसको जो है इंडिया ने कहा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में हम लोअर कर देंगे, जो अभी इस्टेब्लिश्ड जितना परसेंटेज ऑफ टैरिफ लगता है उससे हम कम कर देंगे। तो ये बड़ी हौसला अफजाई खबर है। और इंडिया एक्चुअली श्रीलंका को पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा तरजीह दे रहा है। हालांकि नेपाल जो है वो इंडिया का सबसे करीब मुल्क था, अभी हसीना वाजिद के टाइम में बांग्लादेश सबसे बड़ा बहुत करीब मुल्क था, लेकिन अब ये साउथ एशिया में श्रीलंका जो है वो सबसे करीब मुल्क हो गया है, मतलब इंडिया का। तो इसके किसी के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो गए थे, 3 दिन वहां रहे थे वो। बिल्कुल 3 दिन किसी हेड ऑफ द स्टेट को रहने, बिल्कुल 3 दिन की विजिट बड़ी विजिट मानी जाती है और काफी कामयाबी की बात है इसमें। और दोस्ती वाला जो वो अवार्ड दिया वो भी एक बड़ी बात है। अब से पहले मोदी जी को सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्कों से भी अवार्ड मिल चुके हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने इन तमाम मुल्कों की खबरें हमारे साथ चर्चा की और बहुत ही अलग अलग पहलुओं से आपने वो खबरें दी। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने में हमारी मदद करें, शेयर करें, ताकि ये तमाम खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।